वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। आपके लिए फिर से एक बार फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की क्लास 11th का वीडियो है ये आपका। तो क्लास 11th में हमने आपका चैप्टर डिप्रिशिएशन ख़त्म कर दिया था और मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले दिन हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। उसी का ये नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 में क्या क्या हम आज करने वाले हैं इसको जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने 11th की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में। उसके अलावा मॉनिटरी स्टेक होल्डर्स और नॉन मॉनिटरी स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में क्या डिफरेंस है इसकी बात हम करेंगे। एक्सपेंडिचर को डीपली जानेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट the some points distinction between capital expenditure and revenue expenditure, and at last we will talk about receipts। रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने चैप्टर को कि ये चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाकई है क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आपका फाइनल पड़ाव उसका आप कह सकते हैं कि ये लास्ट पड़ाव है उसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शुरुआत जर्नलाइजिंग से ही हो जाती है जो आप अच्छे से सीख चुके हैं। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जिन लोगों का क्लियर होगा उन्हीं को आगे फिर समझ में आएगा। जिनका ट्रायल बैलेंस क्लियर नहीं होगा उनको फिर यहाँ जो चीज़ें बताई जाएंगी हो सकता है समझ में ना आए। तो अभी भी जिन लोगों ने ट्रायल बैलेंस की वीडियो, जर्नल, लेजर की वीडियो नहीं देखी है तो वो शुरू से पहले उन सारी चीज़ों को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं देखने का। तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जैसा कि मैंने बताया कि जर्नल से शुरू हो जाता है, तो जर्नलाइजिंग करना, फिर जर्नल से लेज़र बनाना, लेज़र से फिर ट्रायल बैलेंस में उसकी पोस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। अब जो बात आती है वो आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लास्ट पड़ाव की। तो लास्ट पड़ाव पे हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है कि वास्तव में फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सकल लाभ क्या है। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जहाँ पे हमें पता चलता है उसके नेट प्रॉफिट और नेट एसेट्स के बारे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में। और लास्ट में हम बनाते हैं उस फर्म का बैलेंस शीट, जो फर्म के इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि वास्तव में उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसके कैपिटल्स कितने हैं, उसके एसेट्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं बैलेंस शीट के माध्यम से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेगमेंट 1 में, पार्ट 1 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मेनली ये बनाना सिखाया जाएगा। उससे पहले आपके 2 थियोरेटिकल क्लास होंगे, 2 या 3, और वो जैसे ही खत्म होगा मैं आपका एग्जांपल्स और क्वेश्चन बनवाना शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टेक होल्डर की कि स्टेक होल्डर होते क्या हैं। तो स्टेक होल्डर कोई भी वैसा पर्सन जो किसी बिजनेस से एसोसिएटेड है, संबंधित है, उसी को स्टेक होल्डर कहा जाता है। आई रिपीट, द पर्सन्स एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। ओके, अब बात आती है कि स्टेक होल्डर कितने तरह के होते हैं। तो मेनली 2 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं, एक होता है मॉनिटरी स्टेक होल्डर और दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी स्टेक होल्डर। तो जो मॉनिटरी स्टेक होल्डर होते हैं ये वैसे लोग होते हैं जो फर्म से आर्थिक रूप से जुड़े होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे फर्म का जो ऑनर होता है वो, उसके अलावा उस इंसान ने जिसने फर्म को एडवांस पहले ही दे दिया बिजनेस करने के लिए। तो ये सारे लोग जो आते हैं वो आ जाते हैं किस श्रेणी में, मॉनिटरी स्टेक होल्डर की श्रेणी में। बात करते हैं हम नॉन मॉनिटरी स्टेक होल्डर की, तो जैसे गवर्नमेंट है, उसके अलावा कंज्यूमर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इन लोगों का कहीं भी कोई आर्थिक संबंध नहीं होता उस फर्म से, उस एसोसिएशन से। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि नॉन मॉनिटरी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए जरूर होते हैं, वो एसोसिएटेड जरूर होते हैं उस बिजनेस से, उस एंटरप्राइजेज से, लेकिन मॉनिटरी रूप से नहीं, वो नॉन मॉनिटरी रूप से जुड़े होते हैं। उनका पैसों के लेन देन से कोई संबंध कहीं पे नहीं होता है। ये बेसिकली अंतर है स्टेक होल्डर, मॉनिटरी स्टेक होल्डर और नॉन मॉनिटरी स्टेक होल्डर का। अब हम बात करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू की कि ये कैपिटल और रेवेन्यू क्या है। तो कैपिटल और रेवेन्यू इसलिए आपको जानना जरूरी है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उन सबको हम लेके जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाते समय हम उनका यूज़ करते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हैं, दे ऑल आर यूज्ड इन पीएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो
आपको इसीलिए ये जानना जरूरी होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू को अंतर हम कैसे करें, उनको कैसे पहचानें। वही लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि द रेवेन्यू आइटम्स फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। ठीक, रेवेन्यू आइटम जो है वो क्या करता है, एक पार्ट है वो किसका, तो ट्रेडिंग अकाउंट का, व्यापारिक खाते का, और पीएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और कैपिटल आइटम्स जो है ये हेल्प करता है हमारे बैलेंस शीट के प्रिपरेशन में। क्लियर है आप लोगों को? चलिए बात कर लेते हैं अब एक्सपेंसेस की। रेवेन्यू की और कैपिटल की तो हमने बात कर ली, अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर जो है इसके जो दो टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको हम कैसे पहचानें। यहाँ लिखा है इफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सटेंड अप टू वन अकाउंटिंग पीरियड और ईयर। रुक जाइए, कुछ क्या है स्टेटमेंट कि अगर किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल के लिए, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए या एक अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है तो इसी टर्म को हम जानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। बात आ गई समझ में? अगर आपने कोई ऐसा खर्च किया जिसका फायदा आपको सिर्फ इसी साल के लिए, इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलने वाला है, तो वो आ जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में। नॉर्मली दे आर इनकर्ड फॉर द डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और जनरली क्या होता है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस के तौर पे ट्रीट किया जाता है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, वेजेस। अब मान लीजिए कि सैलरी आपने पेड किया इस महीने अपने मैनेजर को, आपके जो मैनेजर थे आपने उन्हें सैलरी पेड किया इस साल के लिए 31 मार्च 2020 के लिए, तो क्या वो 31 मार्च 2021 को जो ईयर आपका खत्म होने वाला है, क्या उसके लिए वो काम करेंगे आपके लिए उसी पैसे में? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा इसका फ़ायदा हमको नहीं मिलता है। इसको हम कैटेगराइज कर लेंगे कहाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या लिखा है। इफ द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्सटेंड अप टू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक इसके अपोजिट, अगर किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको दो या दो से अधिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है तो इसी को माना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने प्लांट परचेज किया, जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया, जैसे आपने मशीनरी परचेज किया। तो मशीनरी ऐसा तो नहीं कि हम इस साल परचेज किए फिर अगले साल परचेज करेंगे, फिर उसके अगले साल परचेज करेंगे। एक बार जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो वो सालों तक हमारे बिजनेस को उससे फ़ायदा होते रहता है, हम उससे अर्निंग करते रहते हैं। तो इस तरह के खर्चे को आपको लेके जाना है कहाँ पे, आपको इसे लेके जाना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आइए कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको देखने के बाद हम ये आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेके जाना है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो पहला जो उसमें पॉइंट है वही लिखा है, फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर वर्थ नोटिंग। ये नोट करने लायक है। क्या क्या है? तो पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंसेस जो होता है वो क्यों होता है, तो ये हमारे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी फर्म में जो मशीन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो आप उससे प्रोडक्शन कम करेंगे। जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन कम होगा तो अर्निंग कम होगी। तो आपने क्या किया कि नया मशीन लगवा लिया, जिससे क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ गया, साथ ही साथ आपकी अर्निंग भी बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ क्या लिखा है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों यूज़ करते हैं कि उस अर्निंग कैपेसिटी को हम मेंटेन करते रहें, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे आप मशीन रखे हुए हैं तो उस मशीन को आपको फ्यूल देना पड़ेगा, अगर उसमें डीजल लगता है तो डीजल, पेट्रोल लगता है तो पेट्रोल, जो भी चीज़ें हैं उसकी जो ग्रीसिंग करने का खर्च आता है, तो ये सब आप करते रहेंगे तभी वो मेंटेन कर पाएगा अपने अर्निंग को, उसका प्रोडक्शन बैलेंस्ड होगा और फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी रेशियो में बनी रहेगी। तो ये ज़रूरी होता है मेंटेन करने के लिए। तो आप इस तरह से छांट सकते हैं, इस आधार पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा जो पैमाना है, दूसरा जो बेसिस है वो क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस पर्पस के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए नहीं, बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। वेयर एज जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेड फॉर डेली एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो दैनिक खर्चों के लिए या एक अकाउंटिंग पीरियड के खर्चों के लिए आता है। तीसरा जो बेसिस है वो क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली बेनिफिट्स फॉर वन अकाउंटिंग ईयर। ये बात हमने अभी अभी डिस्कस कर ली है, तो इसको आप छोड़ देते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, उसमें लिखा रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज रेकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होता है वो किस तरह का होता है, रेकरिंग होता है, हर साल होता है।
आप इस साल सैलरी दे रहे हैं, फिर अगले साल देंगे, फिर उसके अगले साल देंगे। आप इस साल रेंट दे रहे हैं, फिर अगले साल देंगे, फिर उसके आने वाले साल में देंगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो जनरली नॉन रेकरिंग होता है, लंप सम होता है। जैसे आपने इस साल 20 लाख की मशीनरी खरीद ली, तो वो फिर आने वाले 5 साल 10 सालों तक आपके यूज में रहेगा, उसके बाद ही फिर आपको मशीनरी खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको नॉन रेकरिंग नेचर कहा जाता है। पांचवा और लास्ट पॉइंट जो है डिस्टिंक्शन का, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट whereas revenue expenses is transferred to trading and PL अकाउंट। ये बात हम लोगों ने पहले ही बता दी आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो बैलेंस शीट के लिए यूज किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल इनकम का हम वहाँ पे यूज करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम जो होते हैं उनको ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं हम? ट्रेडिंग और PL अकाउंट में। बात आ गई समझ में? तो ये 5 पॉइंट थे जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे कि रिसिप्ट को किस तरह से कैटेगराइज किया जाए। आइए रिसिप्ट्स को देखते हैं। रिसिप्ट्स का हिंदी अर्थ होता है प्राप्तियां। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स जिसको हम लोग पूंजीगत आय बोल सकते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट जिसको आयगत आय बोल सकते हैं। ठीक, इसका भी हिंदी जान लीजिए। कैपिटल एक्सपेंसेस को हम लोग पूंजीगत व्यय बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम लोग आयगत व्यय बोलते हैं। ठीक, तो रिसिप्ट जो होता है, द सिमिलर ट्रीटमेंट इज गिवन टू द रिसिप्ट ऑफ अ बिजनेस। सेम ट्रीटमेंट जो ऊपर किया गया है एक्सपेंसेस में, सेम ट्रीटमेंट होता है बिजनेस में रिसिप्ट के साथ भी। इफ द रिसिप्ट्स इम्प्लाई एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी, अगर रिसिप्ट जो है क्या करता है? ऑब्लिगेशन लगाता है रिटर्न ऑफ, एक मिनट। इफ द रिसिप्ट्स इम्प्लाई एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी, दिस आर कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर कोई ऐसा रिसिप्ट है जिसे आपको लौटाना है, रिटर्न करना है उस मनी को, जैसे आपने कहीं से लोन लिया, ठीक, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में पैसा हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम उसको अर्न कर सकें और ज़्यादा। वो कैपिटल तो आना ही आना है, वो तो हमारा है ही, उसके अलावा भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, अच्छी प्रॉफिट आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। जो ऑनर पैसा लेके आता है बिजनेस में, उसको हम लोग इक्विटी या कैपिटल के नाम से जानते हैं। और अगर किसी आउटसाइडर ने, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, अगर आपसे आपका फर्म ने उससे लोन लिया है, तो फिर वो क्या कहा जाएगा? तो उसको हम लोग लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इन सबको आपको चुकाना है एक ना एक दिन, तो इसीलिए ये आ जाता है किसमें? आपका कैपिटल रिसिप्ट्स में। ओके, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? अनदर कैपिटल रिसिप्ट्स कैन बी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हो सकता है? तो वहाँ क्या था? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो यहाँ हो जाएगा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आप फिक्स एसेट्स को, पुराना मशीन है कोई, पुरानी फर्नीचर है कोई, पुराना प्लांट हो गया, आप उसे बेच रहे हैं, तो ये भी एक तरह का आपका कैपिटल रिसिप्ट है। अब बात आती है कि भाई कैपिटल रिसिप्ट तो हमने पढ़ लिया, अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? तो इफ a receipt does not incur an objection to return the money or in the form of a sale of fixed assets, अगर कोई ऐसा रिसिप्ट है जहाँ पे कोई इस तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है, या फिर जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ मशीनरी, इन चीज़ों से नहीं आया है, तो उसी रिसिप्ट को हम कैटेगराइज करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल क्या हैं? तो रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल हो जाएंगे आपको सेल्स करना, ठीक है। अगर रेंट पे आपने कोई बिजनेस का प्रेमिसेस लगा रखा है, तो उस पर जो रेंट आपको आ रहा है, तो वो रेंट, इंटरेस्ट अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे आपका है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है रिसिप्ट में आ जाती हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे ट्रीट करना है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक फिर आपको दिक्कत आएगी कहाँ पे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय, बैलेंस शीट बनाते समय। तो इसीलिए इसको एक बार रिवाइज करना है, पढ़ लेना है। अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे पढ़ लेना है, इस वीडियो को देखना है, समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ कमेंट करें अपने प्रॉब्लम को, हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, नोट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल से। टेलीग्राम पे हमारा चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स के नाम से ही है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कंटेंट के लिए, आपको कंटेंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।